तो आज स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का आज लेक्चर 1 है। जो टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है आपका डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, 11th में 12th में भी आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, तो इतना कोई डिफ़िकल्ट वाला पार्ट नहीं है। तो डिमांड एनालिसिस से आप एक्सपेक्ट करना इकोनॉमिक्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, एंड कोई इतना मुश्किल भी नहीं आता है। चलो, तो पढ़ना क्या क्या है देखिए। पहली चीज़ जो आपके सामने आती है वो आती है आपकी डिमांड की डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। देन आता है आपके पास में डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड देन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन दोनों के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे वो भी स्टडी करेंगे। देन फिर हमारे पास में आएगा लास्ट के अंदर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान रखना, पेपर का एग्जामिनर का एक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट रहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन रेज करना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, तो स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, अगर मैं डिमांड को डिफ़ाइन करूं तो एक बात को सोचना, डिमांड होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जी। डिमांड होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक होती है आपकी विलिंगनेस टू बाय, एक होती है आपकी विलिंगनेस टू बाय, एंड अनदर वन इज़ योर अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, मान लीजिए ये एक टीवी है, इट्स अ टेलीविज़न। ठीक है, आपका बहुत मन हो रहा है कि मैं इसको ख़रीद के लेके आऊँ, मीन्स आपकी विलिंगनेस टू बाय है, आप इसको ख़रीदना चाहते हो। ठीक है, बट आपके पास में पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को। सो इससे क्या होगा कि आप इसी को ख़रीद नहीं पाओगे। सिमिलरली अगर आपके पास में पैसे हैं, ठीक है, आपके पास में पैसे हैं और आपको विलिंगनेस ही नहीं है ख़रीदने की, आपको टीवी अच्छा ही नहीं लगता, देन वाई शुड यू गो फॉर बाय अ टीवी, नहीं लोगे ना उस चीज़ को। तो डिमांड होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं एक साथ, एक आपकी विलिंगनेस टू पे एंड एक साथ में अफोर्डेबिलिटी। विलिंगनेस टू पे है एंड अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो भी आप उस चीज़ को परचेज़ नहीं कर सकते, एंड अफोर्डेबिलिटी है एंड विलिंगनेस टू बाय नहीं है, आप चाहते ही नहीं हो, ठीक है, देन भी आप उसको परचेज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही है दो आपके जो डिमांड के डेफिनेशन को डिफ़ाइन करते हैं। सो हाउ विल यू डिफ़ाइन डिमांड। तो डिमांड का मतलब अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो ऐसे ही लिखूँगा, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, द क्वांटिटी of a commodity that a consumer is willing to buy, that a consumer is willing to buy and is affordable to her। ठीक है, and is affordable to her। ठीक है, वो उसे ख़रीदना भी चाहता है और उसके पास में उसे ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं। ठीक है, एट अ गिवन prices at a given prices of goods at a given prices of goods tastes and preferences is called डिमांड। तो यही है आपके डिमांड की डेफिनेशन। ठीक है, तो डिमांड होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो एक बार उस चीज़ पे गौर फरमाइएगा दोबारा से। तो डिमांड होने के लिए अब क्या चीज़ ज़रूरी है, एक तो होनी चाहिए आपकी क्या,
विलिंग टू बाय, ठीक है। दूसरी चीज़ होनी चाहिए आपकी अफोर्डेबिलिटी, दूसरी चीज़ होनी चाहिए आपकी अफोर्डेबिलिटी। एंड ध्यान रखना आपको जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो आपको गिवन है जी, ठीक है, आपको जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो आपको गिवन है। तो ये है आपकी डिमांड की डेफिनेशन। कई बार एग्जाम के अंदर डेफिनेशन भी आ जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ पे भी डेफिनेशन पे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे डिमांड फंक्शन की। तो अगर मैं डिमांड फंक्शन की बात करूँ तो व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन? तो सोचो, देखो मान लीजिए कोई गुड है आपके पास में एक्स, ठीक है, एनी गुड है, कोई भी आपके पास में गुड है एक्स। तो डिमांड फॉर गुड एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ, डिमांड फॉर गुड एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ। अब देखो किसी भी चीज़ की जो डिमांड होगी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उसके खुद के प्राइस के ऊपर, वो डिपेंड करती है रिलेटेड गुड्स के प्राइस के ऊपर, वो डिपेंड करती है आपकी इनकम के ऊपर, वो डिपेंड करती है आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर, वो डिपेंड करती है आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस पर डिमांड डिपेंड करती है। अभी हम जो है इन्हीं फैक्टर्स को भी इंक्लूड करके चलते हैं, इन्हीं की स्टडी हम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट फैक्टर लेता हूँ पी एक्स का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन प्राइस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। पी आर का मतलब है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में आपके पास में दो आ जाएंगे, कौन कौन से? एक आएगा आपके पास में सब्सिट्यूट्स, एक आएगा आपके पास में सब्सिट्यूट्स, एंड अनदर वन इज़ योर कॉम्प्लीमेंट, अनदर वन इज़ योर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अगर अभी और आगे हम जाएं, अभी आगे हम बढ़ें तो देखिए फिर अदर फैक्टर है आपका इनकम। इनकम के बेसिस पे अगर मैं क्लासीफाई करूं तो इनकम के बेसिस पे मैं दो गुड्स में ऐसे क्लासीफाई करूंगा, या तो गुड्स मेरे लिए नॉर्मल होंगे, या तो गुड्स मेरे लिए नॉर्मल होंगे, या वो मेरे लिए क्या होंगे? इन्फीरियर होंगे। या तो गुड्स मेरे लिए नॉर्मल होंगे या गुड्स मेरे लिए क्या होंगे? इन्फीरियर होंगे, ठीक है। देन उसके बाद में आती है टी। टी मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। एंड ई आता है आपका एक्सपेक्टेशंस, ई आता है आपके पास में एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं सिंपली बात करूँ, देखो मेरे लिए तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद का प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस और इनकम, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सपेक्टेशंस आप खुद भी कर सकते हो उस चीज़ को, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं बढ़ता, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट फैक्टर लेके चलूँ, फर्स्ट फैक्टर क्या था मेरे लिए? प्राइस ऑफ ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का खुद का प्राइस। तो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की अगर बात की जाए तो देखिए अगर गुड है, ठीक है, अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज़ होगा, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्यों होगी? देखो अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड उसकी क्वांटिटी डिमांड में कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स। कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स, ठीक है, इनवर्स होती है रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखना कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, खुद का मतलब ऑन प्राइस और खुद की डिमांड के बीच में कैसी रिलेशनशिप होती है? इनवर्स होती है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है एक इम्पॉर्टेंट बात को सोचना कि अभी आपने कहा कि सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? चलो वो भी सुन लो। देखिए मान लीजिए आपके पास में गुड है कोई एक्स, जब आप एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाते हो, ठीक है, तो उससे मिलने वाली आपको धीरे धीरे बेटा सेटिस्फेक्शन कम होने लग जाएगी। अगर आप एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करोगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी आपको हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। जब वो यूटिलिटी आपके लिए कम होने लगेगी तो वाई शुड यू पे मोर? आप उसके लिए क्यों ज़्यादा पैसा दोगे? नहीं दोगे ना उसके लिए ज़्यादा पैसा, तो प्राइस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो यही चीज़ तो यहाँ पे हमने देखी।
तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पे देखी कि प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ और क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यही चीज़ तो यहाँ पर थी। तो ये किसकी वजह से हुआ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक ये चीज़ देखूँ कि अगर देखो एक्स की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, एक्स की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी बेटा बढ़ेगी। ठीक है। एम यू एक्स क्या होगा, बढ़ेगा। जब एम यू एक्स बढ़ेगा आपका, तो ऑब्वियसली बात है आप उसके लिए ज़्यादा पैसा भी पे करने को तैयार रहोगे। एग्जाम्पल समझो, जो चीज़ आपके पास में थी ही नहीं, ठीक है, और वो अगर मैं आप जो चीज़ आपके पास में बहुत ही कम है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी विलिंगनेस टू पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब उसके लिए विलिंगनेस टू पे ज़्यादा होगी तो उसके लिए प्राइस भी क्या पे करोगे, ज़्यादा करोगे, क्योंकि उससे यूटिलिटी क्या मिलती है आपको, ज़्यादा मिलती है। तो हमने ये चीज़ भी देखी, जब प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा था तो क्वान्टिटी एक्स की क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो दिस इज़ द रीज़न वाई प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसी रिलेशनशिप होती है, इन्वर्स होती है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इतनी बात को समझ गए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है अब हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। दूसरी चीज़ आती है आपके पास में, दूसरा फैक्टर आता है आपके पास में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखिए अब सुनो, अगर रिलेटेड गुड्स की बात की जाए तो रिलेटेड गुड्स में मैं दो हिस्सों में क्लासीफाई करता हूँ। रिलेटेड गुड्स को दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है जी आपके पास में सब्स्टिट्यूट्स, एंड अनदर वन इज योर कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, दोज गुड्स which can be used in place of each other, जिनको एक दूसरे की प्लेस पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो योर टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, दीज आर जस्ट द ब्लफ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, टी एंड कॉफ़ी। देन आपके पास में आता है आपका टी एंड कॉफ़ी के बाद में अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो उसका एग्जांपल ले सकते हैं हम शुगर एंड जैगरी। एक एग्जांपल और ले सकते हैं पेप्सी एंड कोला। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक दूसरे क्या हैं, सब्स्टिट्यूट्स एसेट्रा। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच आर टू बी यूज टुगेदर, जिनको एक साथ इस्तेमाल लिया जाना चाहिए। दोज गुड्स विच आर टू बी यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ वांट, किसी वांट को तभी सेटिस्फाई किया जा सकता है जब उन दोनों गुड्स को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अगर एक साथ इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल हो जाएगी, आप खरीद नहीं पाओगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, कार एंड पेट्रोल हो सकता है। ठीक है, योर इंक एंड पेन हो सकता है। ठीक है, सॉक्स एंड शू हो सकता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ऐसे और भी एग्जाम्पल आपके पास में हो सकते हैं। सॉक्स एंड शू आपका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है। अब अगर बात करें देखो इनका रिलेशन कैसा होता है, तो रिलेशनशिप सुनना। देखो मान लीजिए एक गुड है आपके पास में टी। ठीक है, ये है प्राइस ऑफ टी एंड ये है प्राइस ऑफ कॉफ़ी। ये है क्वांटिटी, ये जो सिंबल दिखा रहा हूँ ये है क्वांटिटी ऑफ टी एंड ये है क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, अब एक बात सुनो, देखो मार्केट के अंदर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज़ हो गया, प्राइस ऑफ कॉफ़ी अभी वहीं का वहीं था। प्राइस ऑफ टी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, प्राइस ऑफ कॉफ़ी अभी भी वहीं का वहीं है। अगर एक कंज्यूमर को लगे तो कंज्यूमर को क्या लगेगा कि यार प्राइस ऑफ टी इंक्रीज़ हो गया
प्राइस ऑफ टी, मतलब टी जो है अब वो रिलेटिवली कॉस्टलियर बन चुकी है एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी, ठीक है। मतलब अगर वो यही कहेगा टी बिकम कॉस्टलियर, टी बिकम कॉस्टलियर, टी बिकम कॉस्टलियर रिलेटिव टू कॉफ़ी, रिलेटिव टू कॉफ़ी, कॉफ़ी के कंपैरिजन में टी कॉस्टली बन चुकी है, तो वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि वो कॉफ़ी की डिमांड क्या कर देगा, वो कॉफ़ी की डिमांड क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ कर देगा। जिसका मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हुआ क्या, प्राइस तो किसका चेंज हुआ था, टी का, लेकिन उससे इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी के ऊपर। क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है दो गुड्स के बीच में। अगर देखो दो रिलेटिव गुड्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रही है, ठीक है, ये भी इंक्रीज, प्राइस ऑफ टी बढ़ा, उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी क्या हो गई, बढ़ गई। या प्राइस ऑफ टी कम हो जाता तो क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी भी क्या हो जाती, कम हो जाती। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसी चल रही है, यहाँ पे चल रही है कैसी रिलेशनशिप, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब रिलेशनशिप पॉजिटिव आएगी तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स में अगर बात करूँ तो मान लीजिए ये है प्राइस ऑफ कार, ये है प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये है क्वांटिटी ऑफ कार एंड ये है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब देखो, अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, कार के प्राइसेस में अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए, प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, प्राइस ऑफ कार में अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए। तो जब प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज़ हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप पेट्रोल की डिमांड क्या कर दोगे, आप पेट्रोल की डिमांड खुद ही कम कर दोगे, आप पेट्रोल की डिमांड क्या कर दोगे, खुद ही कम कर दोगे। लेकिन जब पेट्रोल की डिमांड ही कम हो जाएगी, जब पेट्रोल की डिमांड ही कम हो जाएगी तो आप कार खरीद के क्या करोगे, तो कार की डिमांड भी क्या हो जाएगी, साथ साथ में कम हो जाएगी, ठीक है। जब आपका पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो आप खुद सोचो, जब आप पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दोगे तो आप पेट्रोल खरीदोगे ही नहीं इतना, और जब पेट्रोल ही नहीं खरीदोगे तो कार खरीद के करेंगे क्या। तो इसका मतलब है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल के बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ कार की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। एंड सिमिलरली अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज़ हो जाता तो क्वांटिटी ऑफ कार की डिमांड क्या हो जाती, इंक्रीज़ हो जाती। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कैसी रिलेशनशिप चल रही है, नेगेटिव। तो कॉम्प्लीमेंट्स के केस में दो गुड्स में रिलेशनशिप नेगेटिव होती है, एंड सब्स्टिट्यूट्स के केस में दो गुड्स के बीच में रिलेशनशिप कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसे गुड्स की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, ऐसे गुड्स की रिलेशनशिप को हम कहते हैं क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड जी। क्रॉस डिमांड का मतलब हो गया प्राइस ऑफ एक्स से होने वाला इफेक्ट क्वांटिटी ऑफ वाई पे क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स का इफेक्ट क्वांटिटी ऑफ वाई को कैसे इफेक्ट कर रहा है, एंड प्राइस ऑफ वाई जो है वो क्वांटिटी ऑफ एक्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसी डिमांड को हम क्या कहते हैं, ऐसी डिमांड को हम कहते हैं क्रॉस डिमांड, जहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ वाई को कैसे इफेक्ट कर रहा है एंड प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ एक्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है। अगर ये हुई पॉजिटिव, अगर ये हुई पॉजिटिव तो गुड्स कैसे होंगे, सब्स्टिट्यूट्स, और अगर ये हुई नेगेटिव तो गुड्स कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स। बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट आता है आपके पास में मेजर फैक्टर आता है इनकम। अब बेटा देखो, अगर एक लेमैन से पूछा जाए, एक लेमैन से पूछा जाए कि हाँ अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप किसी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे, तो वो सिंपल सी यही बात कहेगा कि हाँ मैं इस चीज़ की डिमांड को क्या करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा। बट एज एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आप ऐसा एक सिंपल सा आंसर नहीं दे सकते। आप कहोगे कि मेरे को पहले ये बताओ कि गुड्स का नेचर क्या है। तो हम यहाँ पे नेचर वाइज हम गुड्स को दो हिस्सों में क्लासीफाई करेंगे। एक होता है आपके लिए नॉर्मल गुड्स, एक होता है आपके लिए नॉर्मल गुड्स, और दूसरा होता है आपके लिए इन्फीरियर गुड्स। एक होता है आपके लिए नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है आपके लिए इन्फीरियर गुड्स। देखिए, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स। देखिए, पहली चीज़ तो बेटा ये ध्यान रखना, कोई भी गुड इन्फीरियर नहीं होता, ठीक है। आपकी इनकम का लेवल उसको इन्फीरियर बना देता है, ठीक है। कोई भी गुड पहले शुरुआत में इन्फीरियर नहीं होता है, ठीक है। आपकी इनकम का लेवल उसको क्या बना देता है, इन्फीरियर बना देता है। कैसे, अब बात सुनो। देखिए, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें अगर आपकी इनकम, जिसमें आपकी वेट, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिसमें अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपकी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और इनकम के डिक्रीज़ होने पर आपकी डिमांड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है,
ठीक है। इन्फीरियर गुड्स के केस में ऑपोजिट होता है। क्यों? इनकम के बढ़ने पर डिमांड क्या होती है? कम होती है। और इनकम के कम होने पर डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है वो सुनो। देखिए, मान लीजिए अगर मैं एक इन्फीरियर गुड का एग्जांपल लूँ, देखिए 2 मिल्क है मेरे पास में। एक है जी आपके, मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो टोन्ड मिल्क। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि टोन्ड मिल्क खुद में एक इन्फीरियर है जी, ठीक है। बस इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको इन्फीरियर कहा गया है कि टोन्ड मिल्क जो है वो इन्फीरियर है। देखिए, अभी आपके पास में इतने ही पैसे थे कि अभी आपके पास में इतने, ये मान लीजिए टोन्ड मिल्क आता है से 20 रुपये का, ठीक है। एंड 30 डेज़ मान के चलते हैं तो आपको इसको ख़रीदने के लिए 600 रुपीज़ चाहिए पर मंथ। आप इसके ऊपर 600 रुपीज़ पर मंथ स्पेंड करते हो, ठीक है। अभी आपकी इनकम थी 5000 रुपीज़। अभी आपके पास में इनकम थी कितनी? 5000 रुपीज़। रेंट वगैरह भी देना पड़ता है और भी खर्चे हैं, सब कुछ कर करा के आपके पास में इतना ही था कि आप कौन सा मिल्क अफोर्ड कर सकते थे। आपके लिए अफोर्डेबिलिटी कौन से मिल्क के लिए थी? आपके लिए अफोर्डेबिलिटी कौन से मिल्क के लिए थी? आप यही वाला टोन मिल्क खरीद सकते थे, ठीक है। तो अब टोन मिल्क क्या हो गया? अब देखो, लेकिन जब मान लीजिए आपका प्रमोशन हुआ, ठीक है, अभी तक टोन मिल्क आपके लिए कोई इन्फीरियर नहीं बना है। टोन मिल्क इन्फीरियर तब बन जाएगा जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। जब आपका प्रमोशन हो गया से अब आपकी इनकम के अंदर, ठीक है, से आपकी इनकम अब हो गई 7000 रुपीज़। से अब आपकी इनकम हो गई कितनी? 7000 रुपीज़। जब आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई तो आपने कहा कि यार एक ना हमारी मार्केट के अंदर एक फुल क्रीम मिल्क और आता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आता है। कहता फुल क्रीम मिल्क आता है, कितने का? कहता 30 रुपीज़ का आता है। मैं कह रहा हाँ 30 रुपीज़ का आता है। कहता है उसके अकॉर्डिंग मैं 900 रुपीज़ स्पेंड कर सकता हूँ उसके ऊपर मंथ में। कहता है कि हाँ करना चाहे तो कर सकता है। देखो, उसकी इनकम में 2000 का इंक्रीमेंट हुआ, जितने का भी हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये वाला मिल्क मैं क्या कर सकता हूँ? खरीद सकता हूँ। ये वाला मिल्क मेरे लिए क्या है? आज अफोर्डेबल है। जब मेरे लिए ये वाला मिल्क आज अफोर्डेबल है तो मैंने टोन मिल्क को क्या कर दिया? मैंने रिजेक्ट कर दिया जी। टोन मिल्क को क्या कर दिया? मैं रिजेक्ट कर दिया कि जा भैया, अब ये वाला दूध नहीं पीना मुझे, अब मेरे को फुल क्रीम वाला दूध पीना है, ताकत लेके आनी है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब आप ये देखो, एक क्या हुआ, इनकम तो इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई। कौन से मिल्क के लिए कम हो गई? टोन मिल्क के लिए कम हो गई। लेकिन देखा जाए तो फुल क्रीम मिल्क के लिए डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इनकम के बढ़ने पर जिस चीज़ की डिमांड कम हो गई थी वो था आपके लिए कौन सा गुड? इन्फीरियर। और इनकम के बढ़ने पर जिस चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी वो कौन सा गुड था आपके लिए? वो था आपके लिए नॉर्मल। सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखना, कोई भी गुड खुद में इन्फीरियर नहीं होता है। जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है और उससे आप दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट करते हो और किसी और गुड को आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो जो गुड सेक्रीफाइस किया गया था वो आपका इन्फीरियर था। क्योंकि जब आप बेटर ले सकते हो तो देन वाई शुड यू गो फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी गुड खुद में इन्फीरियर नहीं होता, आपकी इनकम का लेवल उसको खुद इन्फीरियर बना देता है, ठीक है। चलिए, अभी देखिए मैं इसकी बात यहाँ पे होती है नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, गिफन गुड्स वगैरह और भी चीज़ें होती है। इनकी डिस्कशन मैं आगे की क्लासेस में करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, उसी क्लासेस जब मैं इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर शुरू करूँगा तो वहाँ पे उस चीज़ की डिस्कशन करूँगा, ठीक है। कि इनके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम नहीं करता, वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा उस चीज़ को भी, ठीक है। चलिए देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सपेक्टेशन वाला मैं पार्ट छोड़ रहा हूँ। सिंपल सी बात है, देखो जो चीज़ आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अच्छी लगती है उस चीज़ की आप डिमांड ज़्यादा करोगे, जो चीज़ आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अच्छी नहीं लगती उसी की डिमांड आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिमांड, ठीक है। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। चल चलो, अब देखो बात सुनो। अब जो हमारा है अगला पार्ट वो आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, आई थिंक लॉ ऑफ डिमांड ही है, हाँ लॉ ऑफ डिमांड। हमने डिमांड फंक्शन डिस्कस कर लिया, अब लॉ ऑफ डिमांड आता है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड,
लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर एग्जिस्ट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड states that there exists a inverse relationship, there exists a inverse relationship between between price of the commodity, between price of the commodity and its quantity demanded, and its quantity demanded, keeping other factors as constant। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और जो दूसरे फैक्टर्स रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, ये सब क्या रहेंगे? ये कांस्टेंट रहेंगे। ये सब, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आती है, उसे हम कहते हैं सेट्रस पैरिबस। सेट्रस पैरिबस का मतलब यही होता है when we are taking the influence of one factor over the other, we used to assume other factors as constant। जब हम डिस्कशन करते हैं, देखिए अगर आपके पास में एक फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए y है, y जो है वो फंक्शन है x का, a का, b का, c का, d का। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि x का इफ़ेक्ट y पे कैसा होगा, तो मेरे को ये सारे जो फंक्शंस हैं ना a b c d, इन सबको क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट मानना पड़ेगा। विदाउट इनको कांस्टेंट माने हुए मैं इसकी स्टडी कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या? सेट्रस पैरिबस। तो जब इसने कह ही दिया कि लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप दिखाता है कैसी? इन्वर्स। तो इसका मतलब है जो हमारा डिमांड कब होगा, वेट, आई विल तो इसका मतलब होगा जो हमारा डिमांड कब होगा, अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे मेरी y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे क्वांटिटी लेके चलता हूँ और यहाँ पे प्राइस। ठीक है, तो ये डिमांड कब कुछ ऐसा आएगा जी। ठीक है, डिमांड कब कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगे वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी जी। ठीक है, ठीक। तो ये तो था आपके पास में डिमांड फंक्शन। अब देखो नॉर्मली हम बात करें, देखो डिमांड ऐसी होती है, क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये है क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है जी? प्राइस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसको लिखा ऐसे जाता है Q इज़ इक्वल टू A माइनस में BP। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप कैसी है? नेगेटिव है जी। ये तो है बेटा आपका डिमांड फंक्शन, इसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। लेकिन अगर मैं देखो इसको क्या कर दूं, मैं ऐसे शिफ्ट कर दूं, मान लीजिए मैं Q BP को मैं उधर ले जाता हूं, A माइनस में Q ले आता हूं, P की वैल्यू इधर ही रख के मैं A अपॉन में B कर दूं, माइनस में Q अपॉन में B कर दूं। ठीक है, तो ये जो प्राइस मेरा है ये भी किसका फंक्शन बन चुका है? ये फंक्शन बन चुका है किसका? क्वांटिटी का जी। तो इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा इन्वर्स डिमांड फंक्शन। जी, ये मेरा क्या होगा? इन्वर्स डिमांड फंक्शन। जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वो इन्वर्स डिमांड फंक्शन ही है आपका। ठीक है,
तो इसे हमने, अगर देखो क्वांटिटी फंक्शन है प्राइस का तो वो नॉर्मल डिमांड फंक्शन है, लेकिन अगर प्राइस फंक्शन है क्वांटिटी का तो वो इन्वर्स डिमांड फंक्शन है जी आपका। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होती है आपकी किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अब बात आती है यहाँ पे कि कुछ रीजंस पता करनी कि ये जो चीज़ है डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो देखिए वाई वाई डिमांड कर्व, वाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो देखिए 3 रीजंस मैं मोटी मोटी बताऊंगा, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट है जी आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड थर्ड है आपका इनकम इफेक्ट, एंड थर्ड है आपका इनकम इफेक्ट, एंड थर्ड है आपका इनकम इफेक्ट। अब बात सुनना कि ये इफेक्ट होते क्या क्या है। अब देखो बात सुनना इस चीज़ की कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर मैं इनको देखो एक एक करके डिस्कस करूँ तो अगर मैं फर्स्ट वाला डिस्कस करता हूँ तो मैंने कहा कि जब एक्स की कंजम्पशन को आप इंक्रीज़ करते हो तो उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है आपके लिए, कम हो जाती है। क्योंकि देखो जिस चीज़ की आप कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते रहोगे कीप्स कंटिन्यू करोगे उस चीज़ को, ठीक है, तो उससे मिलने में सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, आपको कम हो जाएगी। जब सेटिस्फेक्शन ही कम हो जाएगी तो वाई यू आर विलिंग टू पे मोर, यू विल ऑब्वियसली पे लेस, तो आपका प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अगर एक्स की कंजम्पशन आप कम कर देते हो, देखो जिस चीज़ को आपको खाए हुए या जिस चीज़ की कंजम्पशन को करे हुए बहुत दिन हो गए तो उसको पाने की इच्छा आपकी जागने लगती है जी, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, आपको ज़्यादा हो जाएगी। जब उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार रहोगे। तो यही तो चीज़ है कि जब एक्स की कंजम्पशन, जब एक्स आपके पास में बहुत कम हो गया था तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपको ज़्यादा लगने लगेगी। जब उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा लगने लगेगी तो आप उसके लिए प्राइस भी क्या पे करोगे, ज़्यादा पे करोगे। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट रीज़न हो गई कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि देखो इनके बीच में हमें क्या दिखाना था, इनके बीच में हमें दिखाना था इन्वर्स, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप आ रही है जी यहाँ पे जो हमें चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर भी इन्वर्स दिखा रहा है, यहाँ पर भी इन्वर्स दिखा रहा है जी आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आती है वो था आपका सब्स्टिट्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आप सब्स्टिट्यूट गुड से लिंक मत करिएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग है, सब्स्टिट्यूट गुड्स अलग है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में 2 गुड्स थे, बनाना, एक था आपके पास में बनाना एंड दूसरा था आपके पास में मैंगो। ठीक है, दूसरा था आपके पास में मैंगोस, एक थे बनानास एंड दूसरा था आपके पास में मैंगोस। देखिए जब आपके पास में मान लीजिए प्राइस ऑफ बनाना क्या हो गए, फॉल कर गए जी, प्राइस ऑफ बनाना क्या हो गए, फॉल कर गए, तो आप क्या करोगे, जब बनाना का प्राइस फॉल कर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आप मैंगोस की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लोगे, आप बनाना को सब्स्टिट्यूट कर लोगे, आप बनाना की कंजम्पशन क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ बनाना जब फॉल कर गया तो यू विल सब्स्टिट्यूट बनाना इन प्लेस ऑफ मैंगोस, मैंगोस की जगह पे क्या लेना शुरू कर दोगे, आप बनाना लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बनानास की जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही तो मैंने आपको कहा कि प्राइस ऑफ बनाना फॉल कर गया तो उससे क्वांटिटी ऑफ बनाना क्या हो गई, इंक्रीज हो गई जी। तो ये रिलेशनशिप कैसी हो गई, इन्वर्स। यही हम चाहते थे कि इन्वर्स दिखाना था, या आप अदर वे में भी सोच सकते हो। देखो जब प्राइस ऑफ बनाना फॉल कर गया, मैंगो का प्राइस तो वही था, तो आपको क्या लगा अब कि बनाना जो है वो रिलेटिवली क्या हो गया, चीपर हो गया। जब रिलेटिवली चीपर हो गया तो ऑब्वियसली बात है आप मैंगोस की डिमांड नहीं करोगे, आप किसकी डिमांड इंक्रीज़ कर दोगे, बनानास की। तो देखो ना इस चीज़ को, अगर प्राइस ऑफ बनाना डिक्रीज़ हो जाता है तो आप यही कहोगे बनाना चीपर देन मैंगोस, बनाना चीपर देन मैंगो, बनाना रिलेटिवली चीपर है किससे, मैंगो से। तो इसका मतलब क्या है, मैं मैंगो की कंजम्पशन कम कर देता हूँ एंड बनानास की कंजम्पशन क्या कर देता हूँ, इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो वही चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो वही चीज़ हमें देखने को मिली यहाँ पे। यही चीज़ तो हमें चाहिए थी कि इन्वर्स दिखाना था एंड वी हैव शोड इट, हमने दिखा दिया। ठीक है, ये है आपका इन्वर्स। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे कह सकते हो कि जब प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीज़ हो जाएगा तो
तो बनानाज कॉस्टलियर हो जाएंगे, बनाना कॉस्टलियर हो जाएंगे किससे? मैंगो से। जब बनाना कॉस्टलियर हो जाएंगे मैंगो से, तो मैंगो की डिमांड तो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपकी थिंकिंग यही कहेगी कि यार अब बनाना तो महंगे हो चुके हैं, मैं मैंगो क्यों ना खरीदूँ। तो मैंगो खरीदोगे, जब मैंगो खरीदोगे तो बनाना की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही चीज़ तो हमें शो करनी थी, एंड वो चीज़ हमने शो कर भी दी यहाँ पे कि हाँ इनके और इसके बीच में इन्वर्स होना चाहिए था, ये इन्वर्स रिलेशनशिप चल भी रही है, ठीक है। देन लास्ट इफेक्ट आपके पास में जो आता है वो आता है आपके पास में इनकम इफेक्ट। जो लास्ट इफेक्ट आपके पास में आता है वो आता है आपके पास में इनकम इफेक्ट। देखिए इनकम इफेक्ट क्या होता है? देखिए बेटा, इनकम इफेक्ट का मतलब होता है, इसको हम बेसिकली रियल इफेक्ट भी कहते हैं जी, इसको हम रियल इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है वो सुनो। देखिए जब किसी चीज़ का प्राइस, मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स आपका फॉल कर गया, जब प्राइस ऑफ एक्स क्या कर गया? आपका फॉल कर गया, तो आपको यही तो लगेगा ना कि आपकी रियल इनकम जो है, जो रियल इनकम है बेटा, रियल इनकम जो है वो क्या कर गई है? इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गया तो आपको यही लगेगा ना कि आपकी परचेजिंग पावर वाली मैं बात कर रहा हूँ, कि मेरी जो परचेजिंग पावर है, मेरी जो परचेजिंग पावर है वो क्या कर गई है? वो इंक्रीज़ कर गई है। जब परचेजिंग पावर इंक्रीज़ कर गई है तो ऑब्वियसली बात है आप एक्स की डिमांड क्या कर दोगे? इंक्रीज़ कर दोगे। तो यही चीज़ तो हमें शो करनी थी कि इन्वर्स होना चाहिए, एंड हमने वो चीज़ शो कर भी दी है यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करूँ तो प्राइस ऑफ एक्स अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो आपकी रियल इनकम, जो आपकी रियल इनकम है या जो आपकी परचेजिंग पावर है, जो आपकी परचेजिंग पावर है वो क्या कर जाएगी? फॉल कर जाएगी। रियल इनकम भी फॉल कर जाएगी, परचेजिंग पावर ही फॉल कर जाएगी। तो इससे एक्स की डिमांड क्या कर दोगे? डिक्रीज़ कर दोगे। तो अभी भी तो रिलेशनशिप नेगेटिव भी आ रही है, ये चीज़ हमें शो करनी थी जी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ डिमांड कब जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है जी, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हमने शो करी कि वाई डिमांड कब इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखिए अगर मैं सिंपल से अब देखो एक बात करूँ, ठीक है, एक होता है आपके पास में एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जी, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब वो जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता जी, ठीक है। अगर मैं देखो पर्टिकुलर गुड लूँ तो पर्टिकुलर गुड्स में मैं ले सकता हूँ आपके लिए, सबसे पहला एग्जांपल आता है जी आपके पास में गिफन गुड्स, गिफन गुड्स। दूसरा एग्जांपल आता है आपके पास में अगर मैं या गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन, गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। एंड फिर आपके पास में आ सकता है एस्टीम गुड्स, एस्टीम गुड्स, ठीक है। ये ऐसे गुड्स हैं बेटा जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। कहने का मतलब है कि अगर इनका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो इनकी डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अगर प्राइस इनका डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्यों होगी वो सुनो। देखिए खासकर देखो एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, एक ना बहुत महंगी ज्वेलरी है, ठीक है, यूनिक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आप यही चाहोगे कि हाँ वो ज्वेलरी मेरे पास ही रहे। तो जब वो ज्वेलरी अगर एक यूनिक है, ठीक है, तो उसका प्राइस हाई होगा तभी आप उस चीज़ की डिमांड करोगे, क्योंकि आपको उसको बेहतर दिखाना है कि हाँ मेरे पास में वो चीज़ है, ठीक है। तो जब उस चीज़ का प्राइस बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा तो ही उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। एग्जांपल आप ले सकते हो कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज आती है जो सबके पास में नहीं होती, ठीक है, वो डिस्टिंक्शन गुड है, ठीक है। आप तब यूनिक लगोगे जब वो चीज़ उस दूसरे के पास में नहीं होगी, मतलब जिसको आप शो ऑफ करने वाली बात होगी कि हाँ मुझे शो ऑफ करना है। तो वो शो ऑफ करने वाली चीज़ के लिए आप शो ऑफ करने वाली चीज़ तभी अच्छी ज़्यादा खरीदते हो जब उसका प्राइस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सिर्फ किसके पास में रहेगी? आपके पास में रहेगी, और आपके पास में रहेगी तो आप उसको क्या कर सकोगे? शो ऑफ कर सकोगे। गिफन गुड जो है वो एक हाई क्वालिटी ऑफ इन्फीरियर गुड है जी, ठीक है। इन्फीरियर गुड से भी जो डाउन वाला गुड है उसे हम कहते हैं गिफन गुड, ठीक है। गिफन गुड्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है, जो गिफन गुड्स फाइंड आउट किया था उनका नाम था रॉबर्ट गिफन, और उन्होंने जो गिफन गुड बताया था वो बताया था अमेरिका के अंदर ब्रेड को, ब्रेड, ठीक है। ब्रेड बेसिकली जो हमारी रोटी वगैरह आती है, रोटी को ही हम ब्रेड कहते हैं, ठीक है, कहने में तो, ठीक है। तो ये ब्रेड जो होती है उसको उन्होंने क्या कहा था कि यह क्या है? गिफन गुड है, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज़ हो रहा था तो
वहाँ पे हुआ ये कि देखो प्राइस ऑफ ब्रेड जब था इंक्रीज़ हो रहा था तो वेजेस वगैरह जो थी लेबर की वो बहुत कम हो गई थी, ठीक है। तो उनके लिए और सामान खाना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया था, दूसरे सामान को खरीद नहीं सकते, तो उन्होंने किस चीज़ को खरीदा था, सिर्फ ब्रेड को खरीदा था, ठीक है। तो गिफन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जहाँ पे अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसका नाम है गिफन गुड्स। अब देखो अगर मैं डिस्टिंक्शन यहाँ पे दूँ, ठीक है, डिस्टिंक्शन यहाँ पे दूँ, तो एक अब बात समझो, देखो आप यहाँ पे आपके पास में है गुड्स, यहाँ पे है जी आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और यहाँ पे है आपका इनकम इफेक्ट, और यहाँ पे है आपका टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट कैसे आता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट को करके जी। गुड्स आपके पास में है, फर्स्ट है आपके पास में नॉर्मल, फिर है आपके पास में इन्फीरियर, फिर है आपके पास में इन्फीरियर, एंड फिर आता है जी आपके पास में गिफन, फिर आता है आपके पास में गिफन। देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसी भी केस में क्या ही होता है जी, नेगेटिव ही होता है। क्यों, क्योंकि जब किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है, अगर मान लीजिए कोई भी गुड है तो आप तो यही सोचोगे ना पहले, अगर मान लीजिए कोई भी गुड है एक्स ही है, अगर उसका प्राइस कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे दूसरे के कंपैरिजन में जी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि प्राइस अगर एक्स का कम होगा तो श्योर एक बंदा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑफ एक्स को क्या करेगा, इंक्रीज़ ही करेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये चीज़ क्या हो चुकी है, चीप हो चुकी है, सस्ती हो चुकी है, मैं इसको खरीदना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप दिख रही है अभी, नेगेटिव। इन्फीरियर में भी क्या होगी, नेगेटिव, गिफन में भी क्या होगी, नेगेटिव। अभी तक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो क्या है, नेगेटिव ही है। बात यहाँ पे आती है इनकम इफेक्ट की। देखिए मैंने कहा कि जो गिफन गुड है, गिफन गुड के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो क्या कर रहा है, जिस समय फॉल कर रहा है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेकर चला हूँ, प्राइस ऑफ एक्स क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। हमें इसी के साथ में कंपैरिजन करना है कि इसके साथ में क्वांटिटी क्या रिलेशनशिप आ रही है, आइदर इट इज़ नेगेटिव और इट इज़ पॉजिटिव। देखो गिफन गुड के केस के अंदर, गिफन गुड के केस के अंदर देखो अभी मैं ना यहाँ पे ना डिफरेंस छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्लस प्लस। देखो गिफन गुड में आपने क्या कहा कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड अगर काम नहीं करता होगा तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ एक्स अगर फॉल कर रहा है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या करनी चाहिए, वो भी फॉल करनी चाहिए। तो रिलेशनशिप कैसी आ रही है, पॉजिटिव। एक चीज़ घट रही है, दूसरी भी घट रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेशनशिप कैसी आ रही है, पॉजिटिव। मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, टोटल इफेक्ट तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए जी आपका। इतनी तो बात समझ में आती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। नॉर्मल गुड्स में तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, पी एक्स के कम होने पर क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। देखो इन्फीरियर गुड में भी लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल तो नहीं होता, यहाँ पे भी ऐसा होता है। रिलेशनशिप कैसी चल रही है, नेगेटिव। रिलेशनशिप कैसी चल रही है, नेगेटिव। मतलब टोटल इफेक्ट तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। आखिर में रिलेशनशिप तो नेगेटिव आनी चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड तो काम करना ही चाहिए। अब देखो देखो ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव। अब एक बात और सुनो, जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल करता है, जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगा तो आपकी इनकम क्या होगी, जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगा तो आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और जब आपकी इनकम, जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगा तो आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी भी क्या करते हो आप, क्वांटिटी भी क्या करते हो आप, इंक्रीज़ करते हो। तो इन दोनों में रिलेशनशिप कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। इन दोनों में रिलेशनशिप कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। सॉरी, इन दोनों में रिलेशनशिप कैसी आई है, नेगेटिव आई है। तो इनकम इफेक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया जी यहाँ पे, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। देखो आपको ना बहुत सारी बुक्स के अंदर बेटा गलत मिलेगा कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, बट इनकम इफेक्ट पॉजिटिव नहीं होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इनकम इफेक्ट नेगेटिव भी होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स जी। जब हम रिलेशनशिप देखते हैं तो हम यहाँ से यहाँ की देखते हैं, हम डायरेक्टली इनकम से क्वांटिटी रिलेशनशिप नहीं देखते, ठीक है। हम जब रिलेशनशिप देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में क्या चेंज आया है, ड्यू टू चेंज इन इनकम, उससे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट ये नहीं होता कि इनकम के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगी तो बच्चे कहते हैं सर पॉजिटिव हो रहा है। नहीं बेटा, ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। एक बात को और ध्यान रखना कि एनटीए के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन बार बार रेज हुआ है एंड बार बार ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो गुड बुक्स हैं, ठीक है,
जैसे आपकी अगर मैं बात करूँ निकलसन एंड स्नाइडर है, ठीक है, निकलसन एंड स्नाइडर है, ठीक है, आपकी डिवोर कह रहा हूँ, वेरियन है, ठीक है, ये सब यही कहते हैं कि इनकम इफेक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, बट जो लोकल बुक्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन रहता है ये हमेशा, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर देना। देखो एग्जाम में इसके मार्क्स तो अगर आपको वैसे भी करके आना टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि एनटीए कहता है कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, बट बुक्स कहती है इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मैं इसमें ही बात करूँ, देखो प्राइस ऑफ एक्स अगर फॉल कर रहा है, अगर इन्फीरियर की बात करूँ तो प्राइस ऑफ एक्स क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या, प्राइस ऑफ एक्स अगर फॉल करता है, अगर प्राइस ऑफ एक्स, अगर इन्फीरियर केस में लोग प्राइस ऑफ एक्स मान लीजिए फॉल करता है, तो आपकी इनकम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इनकम के इंक्रीज़ होने पर इन्फीरियर क्यों खरीदोगे, आप क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो रिलेशनशिप कैसी नज़र आई है आपको, रिलेशनशिप कैसी नज़र आई है, रिलेशनशिप कैसी नज़र आ रही है इसके बीच में, पॉजिटिव। रिलेशनशिप कैसी नज़र आ रही है, पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है, इन दोनों में तो पॉजिटिव ही है ना, ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। गिफन के केस में भी देखो ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बात है एक चीज़ को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, दो नेगेटिव मिलके तो कोई पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। बट अब ध्यान रखना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बट ध्यान रखना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो इसको छोड़ दो, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल को छोड़ दो। देखो अगर मैं इन्फीरियर की बात करूँ तो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब अगर मैं बात करूं नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स पॉजिटिव इनकम इफेक्ट जी, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, मतलब नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है जी इस केस में। लेकिन अगर मैं गिफन की बात करूं, तो नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होगा वो इज डोमिनेटेड बाय पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। मतलब इस केस के अंदर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसीलिए कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर ऑपरेट नहीं करता जी, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर ऑपरेट नहीं करता। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट दूंगा तो स्टेटमेंट को ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ तो स्टेटमेंट को ध्यान रखना। स्टेटमेंट ये है ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर, all given goods are inferior, but all inferior are not given goods, but all inferior are not given goods। क्यों, अब एक बात सुनो, देखो गिफन गुड जो है वो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को बना रहे हैं। देखो गिफन गुड ने क्या कहा, गिफन गुड ने कहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, इन्फीरियर से भी नेगेटिव है, इसमें भी पॉजिटिव था, इसमें भी पॉजिटिव था, बट इसके बावजूद भी क्या हुआ, गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा था, इन्फीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फिर भी काम कर रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि सारे के सारे गिफन गुड्स जो होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं, वो इन्फीरियर की सारी प्रॉपर्टी पूरी करते हैं, ठीक है, वो इन्फीरियर की सारी प्रॉपर्टी पूरी करते हैं। कैसे पूरी करते हैं, बात सुनो। देखो उन्होंने इन्फीरियर की सारी प्रॉपर्टी पूरी करी, उन्होंने कहा कि मेरा इफेक्ट नेगेटिव है, उन्होंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है मेरे केस में, इनका इफेक्ट भी पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू इन्फीरियर गुड्स। बट हो क्या रहा है, बट फिर भी यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पर देखो डिपेंड करता है कि वो इनकम इफेक्ट कितना डोमिनेट होगा। अगर देखो इनकम इफेक्ट डोमिनेट ज़्यादा हो गया, अगर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर गया ज़्यादा तो गिफन बन जाएगा, ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर गया तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका इन्फीरियर, ठीक है। तो इसमें हुआ तो यही ना कि अगर गिफन गुड्स में क्या हो सकता है, देखो गिफन गुड्स में अब दो केस हो सकते हैं,
या तो देखो नेगेटिव वाला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो आपका डोमिनेट कर जाएगा किससे, पॉजिटिव वाले इनकम इफेक्ट से, ठीक है, या फिर नेगेटिव वाला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डोमिनेट कौन कर लेगा, पॉजिटिव वाला इनकम इफेक्ट। अगर ये चीज़ हुई, अगर ये चीज़ हुई तो ये क्या बन गया, इन्फीरियर, और अगर ये चीज़ हुई तो ये क्या बन गया, गिफन। तो देखो ना, गिफन गुड्स तो ये कंडीशन पूरी कर सकते हैं ना एक बार, गिफन गुड्स तो ये कंडीशन पूरी कर सकते हैं ना एक बार, उनके पास में तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी हम लेके चल सकते हैं कि हाँ लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्या पता ऑपरेट कर जाए, क्योंकि है तो उसी की एक पर्टिकुलर कैटेगरी ही, ठीक है। तो ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर, जितने भी गुड्स गिफन होते हैं वो सारे के सारे इन्फीरियर होते हैं। बट इन्फीरियर गुड्स जो हैं, देखो इन्फीरियर में तो इफेक्ट नेगेटिव ही रहेगा, इनकम इन्फीरियर में तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, तो वहाँ पे तो इन्फीरियर का जो होगा, इन्फीरियर में तो यही केस काम करना चाहिए जी आपका। तो इसलिए कहते हैं कि सारे के सारे गिफन गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर, लेकिन सारे के सारे इन्फीरियर गुड्स क्या नहीं होते हैं, गिफन, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट थी आपकी ये। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक आता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ एनटीए, ठीक है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इलास्टिसिटी की मैं बात करूँ तो इलास्टिसिटी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट आती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आती है आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन आपके पास में आती है आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है प्राइस वाला, ठीक है, मतलब मैं दोनों को समझाता हूँ। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, इट मेजर्स the percentage, it measures the percentage change, it measures the percentage change in quantity demanded due to percentage change in price। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला आपके पास में जो बनता है वो ये बनता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इनटू में पी अपॉन में क्यू, ये भी आपकी इलास्टिसिटी का ही फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। 2 फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए विद अ नेगेटिव साइन। अब इनकम इलास्टिसिटी क्या मेजर करती है, इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज, इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। फॉर्मूला वही चीज़ बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास में डिमांड है तो यहाँ पे नीचे इनकम आ जाएगी जी आपकी बार, बस यही इफेक्ट है। हाँ इसमें बस ये ध्यान रखना कि अगर आंसर आया पॉजिटिव तो वो नॉर्मल गुड्स होंगे, अगर आंसर आया नेगेटिव तो वो इन्फीरियर गुड्स होंगे, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मेजर होता है, इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज in demand of good X due to percentage change in price of good Y। अब इसमें ही वही चीज़, मतलब मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स, तो इसमें ही वही, अगर पॉजिटिव आया अगर नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया तो सब्स्टिट्यूट्स और अगर नेगेटिव आया तो कॉम्प्लीमेंट्स,
ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। अगर आंसर आया पॉजिटिव तो सब्स्टिट्यूट, आंसर नेगेटिव तो कॉम्प्लीमेंट, बस इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे लिए इनकम बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, अब टाइप्स कैसे क्या होते हैं, देखो इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होती है, अगर मैं बात करूँ, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 हो सकती है, वो 0 हो सकती है, वो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 हो सकती है, वो लेस देन 0 हो सकती है, एंड वो इन्फिनिटी भी हो सकती है। इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। इसे हम कहते हैं परफेक्टली परफेक्टली इनइलास्टिक। इसे हम कहते हैं इलास्टिक, इसे हम कहते हैं इनइलास्टिक, और इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इनका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है। अब देखो मैं यहाँ पे ना कुछ एक टेबल बना रहा हूँ, तो वो सुनना, 1 सेकेंड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो इक्वल हुआ किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट इलास्टिक बन जाएगा। ये तब होगा जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो कुछ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कोई भी एक पॉजिटिव रहा हो जाए। ठीक है, ये कुछ भी रहा हो उससे मेरे को मतलब नहीं, लेकिन परसेंटेज इन क्वांटिटी कुछ नहीं आया, ठीक है, ये 0 है। इलास्टिक कब होता है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो हो वो ज़्यादा हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इलास्टिक कब होता है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या हो, कम हो किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। और परफेक्ट इलास्टिक कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कुछ आया हो लेकिन परसेंटेज प्राइस में कभी नहीं आया हो। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 हो गया लेकिन उसके बावजूद भी परसेंटेज क्वांटिटी जो है वो कुछ भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अभी का ग्राफ देखोगे तो ग्राफ ये देख सकते हो। अगर आपके पास में इलास्टिसिटी 1 है तो उसे हम कहते हैं बड़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है आपका इलास्टिसिटी, इसकी क्या है 1, तब तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, देन आपके पास में दूसरा आता है यहाँ पे जो मैंने बताया था इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब ये क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे आप क्वांटिटी लेके चल रहे हो, यहाँ पे आपके पास में प्राइस है, यहाँ पर आप क्वांटिटी लेके चल रहे हो, यहाँ पे आपके पास में प्राइस है। ठीक है, तो क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ चेंज किसके अंदर आ रहा है, प्राइस के अंदर आ रहा है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी का और प्राइस का, ये है आपका डिमांड कर्व, तो ये इलास्टिसिटी क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन 0, फ्लैटर बन गया, फ्लैटर लेटा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा स्टीपर बना दोगे, यहाँ पर तो क्वांटिटी है, यहाँ पर आपके पास में प्राइस है, तो अगर थोड़ा सा स्टीपर बना दोगे तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। और अगर इसको बिल्कुल आपने हॉरिजॉन्टल बना दिया, अगर आपने हॉरिजॉन्टल बना दिया ऐसा, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास में क्या है, क्वांटिटी, यहाँ पर आपके पास में क्या है, प्राइस। तो मैंने यही तो कहा था कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी में चेंज आया, तो इसलिए क्या बन गया, परफेक्ट इलास्टिक बन गया आपका। ठीक है, तो ये थी आपकी इलास्टिसिटी। अब बात आती है कि इलास्टिसिटी और रिलेशनशिप वगैरह होती क्या है, रिलेशनशिप वगैरह होती क्या है इलास्टिसिटी के बीच में। चलिए, तो ये तो था आपका एक सिंपल सा ये तरीका। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूँ, देखो एक लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर, एक लीनियर डिमांड कर्व मेरे पास में है। ठीक है, एक लीनियर डिमांड कर्व है, मान लीजिए लीनियर डिमांड कर्व है। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी फाइंड करूँ कि डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी सेम होती है, डिफरेंट होती है। देखिए इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, लोअर पार्ट अपॉन में अपर पार्ट।
लोअर पार्ट अपॉन में अपर पार्ट। देखो कैसे, मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, मैं इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ये मिडल है बिल्कुल, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आ गया, मतलब इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स के अंदर, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी एंड ये पॉइंट है ई। तो अगर मैं इलास्टिसिटी पॉइंट ए पर फाइंड करूँगा तो ए पॉइंट पर देखो लोअर पार्ट क्या है, इसके नीचे कोई लोअर पार्ट है क्या, नहीं है ना, 0 है। अपर पार्ट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है इस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं बी पॉइंट पर बात करूँ तो इसके नीचे कितने पार्ट हैं, एक पार्ट है, और ऊपर कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये आंसर 0.33 समथिंग आएगा, जो कि 0 से कम है, सॉरी जो कि आपका अगर मैं इसको बात करूँ तो यहाँ पे ये जो है इसकी वैल्यू जो है 0 से कम तो नहीं है, ठीक है, 0 से बड़ी है, लेकिन ये 1 से छोटी दिख रही है आपको, ठीक है, ये 1 से छोटी दिख रही है, तो इसलिए कि छोटी दिख रही है तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा कि ईडी की जो वैल्यू होगी, ईडी की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, इनइलास्टिक होगी जी। जो ईडी की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, इनइलास्टिक होगी। यहाँ पर 1 से कम है आपकी, यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पे 1 के बराबर होगी। सी पॉइंट पर देखो नीचे भी 2 पॉइंट है, ऊपर भी 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या रह गया आपका, यहाँ पर क्या रह गया, 1 आंसर आ गया। डी पॉइंट पर बात करो तो डी पॉइंट पर देखो नीचे 3 पॉइंट है, ऊपर 1 पॉइंट है, आंसर 3 आ रहा है, 1 से बड़ा है जी, यहाँ पे 1 से छोटा आया था, ठीक है। और अगर मैं एफ ई पॉइंट पर बात करूँ तो ई के तो देखो ई के तो ऊपर, ई के तो नीचे 4 पॉइंट हैं, ऊपर एक भी पॉइंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप सही कर लेना, इस चीज़ को एक चीज़ थोड़ी सही कर लेना, ईडी अगर ग्रेटर देन 1 होगी ना, ईडी अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो वो इलास्टिक होगी जी आपकी। एक चीज़ सही कर लेना, यहाँ पे गलती हो गई, मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर लेस देन 1 जी, ठीक है। यहाँ पर भी मैं अपनी मिस्टेक को सही कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये मिस्टेक से 0 कर दिया वहाँ पे, ये 1 है जी आपका, ठीक है। चलो अब एक आती है आपकी लास्ट चीज़ है, ये रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी। देखो आपको इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करना। देखो अगर प्राइस के इंक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, या प्राइस के डिक्रीज़ हो जाने से टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो इस केस के अंदर रिलेशनशिप जो इलास्टिसिटी आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी इन इलास्टिक। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्राइस के चेंज होने से अगर आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, प्राइस के घटने से भी खर्चे भी कम हो जाते हैं, तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, इन इलास्टिक हो जाती है, ठीक है। अगर प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर आपके कम हो जाते हैं, प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इस केस में क्या बन जाता है, आपका इलास्टिक बन जाता है जी, ठीक है। और अगर प्राइस के चेंज होने पर घटे या बढ़े लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस ना आए, तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होती है, यूनिट इलास्टिक, मतलब एक होती है जी आपकी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फैक्टर्स की अगर बात की जाए, देखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसकी डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। सेशन ओब्वियसली बात है बड़ा हो चुका है काफ़ी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस करूँगा। बस एक चीज़ और ध्यान दे लो, लास्ट चीज़ है उस पर ध्यान दे लो। देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी। देखो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू में क्वांटिटी, अब इसका डेरिवेटिव करो। देखो डेरिवेटिव करोगे तो डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू, इसमें आप क्या करोगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्राइस ऐसे कैसे रखा, डेल्टा क्यू का अगर डेरिवेटिव करोगे तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा क्यू ऐसे करोगे, प्लस में क्यू को ऐसे कैसे रखा, इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू लिख सकते हो जी, ठीक है बेटा। चेंज इन टोटल रेवेन्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी MR।
प्राइस को हम क्या कहते हैं, देखो प्राइस कहो या AR कहो एक ही बात है। AR का मतलब है एवरेज रेवेन्यू, AR का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तो एक ही बात होती है। तो प्राइस को तो इसको AI लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक दूसरे कैंसिल हो गई, इसकी जगह 1 आ गया तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। प्लस में Q इंटू में DP अपॉन में DQ, इतना कर सकते हैं इस चीज़ को। अब एक देखो MR इज इक्वल टू, अच्छा चलो AR को P लिखते हैं, P रखते हैं दोबारा से, ठीक है। P प्लस में Q DP अपॉन में DQ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से ना P कॉमन ले लेता हूँ। P क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। या आप ऐसे मान लो कि P से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर P लिया, P से मल्टीप्लाई किया और पूरे अंदर P से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया जी। पूरे अंदर मैंने P से क्या भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय P। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, P से जी। बेटा तो यहाँ पे MR इज इक्वल टू P, ये वैल्यू तो क्या हो गई, 1 हो गई, ये तो 1 हो गई। क्या मैं अगर इसको लिखना चाहूँ बेटा, अगर इस चीज़ को देखो तो कहीं ना कहीं ये इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल है। अगर इलास्टिसिटी का उल्टा फॉर्मूला दे रखा है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q, लेकिन यहाँ पे तो ये उल्टा दे रखा है, ठीक है। तो क्या मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको 1 अपॉन में ED नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन में ED लिख सकता हूँ ना इस चीज़ को। तो जब 1 अपॉन में ED लिख सकता हूँ तो अब ED तो आपको पता है कि ED क्या होती है, नेगेटिव होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है, इसे नेगेटिव लगा देते हैं यहाँ पे। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि MR, अब प्राइस की जगह पे मैं AR लिख सकता हूँ। तो ये रिलेशनशिप होती है आपकी इसके बीच में जी, रिलेशनशिप होती है इसके बीच में। अब आप फीचर देखना इस चीज़ का, अब आप फीचर देखना इस चीज़ का। देखो अगर मान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 हो जाती है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो क्या आप ये कह दोगे, तो आप ये कह दोगे कि जो MR होगा वो किसके इक्वल होगा, AR 1 माइनस में 1 के, मतलब MR किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस में तो 0 हो गया, AR से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो MR क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर चीज़ देखो, अगर अब इतनी चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो और चीज़ देखो, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं सिंपल से अगर बात करूं तो देखो जितनी नीचे बड़ी वैल्यू होगी उतना आंसर छोटा आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितनी बड़ी होगी, MR की वैल्यू, MR उतना ही किससे बड़ा होगा, AR से बड़ा होगा। क्यों होगा ये सोचो। देखो अगर मैं ED की वैल्यू मान लीजिए, मैं 2 लेके चलता हूँ, अगर ED 2 है तो MR क्या निकल के आएगा, AR 1 माइनस में 1/2, मतलब MR इज इक्वल टू AR इंटू में 0.5, यही चीज़ आएगी, ठीक है। अब और चीज़ सोच के चलो, अगर मैं ED की वैल्यू 3 लेके चलता हूँ तो MR इज इक्वल टू AR 1 माइनस में 1/3, तो MR इज इक्वल टू AR 1 माइनस में 0.33 समथिंग आएगा। तो MR की वैल्यू कितनी आ गई, AR इंटू में 0.7। तो देखो जितना आपका ED बढ़ता जाएगा, MR की वैल्यू, MR जो होगा वो AR से उतना ही क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहता कि MR और ED के बीच में रिलेशनशिप कैसी दिख रही है। फिर आपको MR और ED के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वेट, तो हमने यही देखा कि देखो जितना, तो हमने क्या देखा इसके अंदर कि जितना बड़ा ED होगा, ठीक है, जितना बड़ा ED होगा, ठीक है, जितनी इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, ED अगर इंक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब है MR भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और अगर ED डिक्रीज़ करेगा तो MR भी क्या करेगा, डिक्रीज़ होगा। ED अगर
ईडी अगर 1 है तो एमआर क्या है, 0 है, ठीक है। और अगर ईडी आपका लेस देन 1 हो गया तो एमआर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एमआर सॉरी 0 नहीं होके एमआर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा जी आपके लिए, ठीक है। एमआर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर देखो आप यहाँ से समझना इस चीज़ को, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये आपका ए आर है, ठीक है, ये आपका ए आर है, ए आर को ही हम बेसिकली डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। और ये है आपका एम आर, ये है आपका एम आर। आपने क्या कहा था, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है आपकी, 1 होती है। तो जब यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 होती है तो यहाँ पे एम आर की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए थी, 0 आ जानी चाहिए थी। यहाँ पे एम आर क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई भी फर्म जो होता है वो नीचे वाले पोर्शन के अंदर ऑपरेट नहीं करता जी। क्वेश्चन आ जाए कि नीचे वाले पोर्शन में क्यों ऑपरेट नहीं करता, तो रीज़न यही है कि नीचे वाले पोर्शन में इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है, इनलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, ठीक है। और इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद में एम आर का पोर्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब उसे रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा तो वाई शुड ही वर्क, ठीक है, वो क्यों काम करेगा। तो ये रिलेशनशिप है आपकी ईडी और एमआर के बीच में। ईडी और एमआर के बीच रिलेशनशिप कैसी है, पॉजिटिव। कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यही था आपका टॉपिक, ठीक है। थैंक यू। कुछ इसमें अगर छूट गया होगा तो वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको कवर करा दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर हो चुका है। कोई एक छोटा पोर्शन रहा होगा तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा, ठीक है। ओके।